सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के विषय में। आपको पता है कि हर साल 26 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया अपना नेशनल डे मनाता है, जिसको ऑस्ट्रेलिया दिवस के रूप में जाना जाता है। अर्थात जिस दिन हम लोग 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मना रहे होते हैं, उसी दिन ऑस्ट्रेलिया भी क्या कर रहा होता है, अपने आप को कह रहा होता है कि यह उसका एक नेशनल डे है। इस नेशनल डे का इतिहास यह है कि इसी 26 जनवरी के दिन कुछ 100 साल पहले यहां पर अंग्रेज आए थे और उन्होंने आधुनिक ऑस्ट्रेलिया की नींव रखी थी। और उसी के उपलक्ष्य में क्या होता है, हर साल 26 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा वर्ग अपना नेशनल डे मनाता है। लेकिन इसी 26 जनवरी को वहां ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा वर्ग विरोध कर रहा होता है। उसका कहना होता है कि जिस दिन को हम ऑस्ट्रेलियन डे के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, दरअसल यह हमारा नेशनल डे नहीं है, बल्कि यह एक इन्वेजन डे है। इन्वेजन डे का मतलब कि इस दिन क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के लोगों पर अंग्रेजों ने हमला किया था, उसको अपना उपनिवेश बनाया था। तो उनका कहना है कि जिस दिन हमारे ऊपर हमला हुआ, उस दिन को हम ऑस्ट्रेलिया डे कैसे मना सकते हैं। तो समझेंगे कि आखिर यह इन्वेजन डे या फिर ऑस्ट्रेलिया डे का डिस्प्यूट क्या है, इस समय क्यों चर्चा में बना रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या है और इसका फ्यूचर हमें किस रूप में नजर आता है। आइए थोड़ा सा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम मैप का सहारा लेंगे, जिससे टॉपिक पर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वह थोड़ी बेहतर हो सके। अब देखिए, आपको ऑस्ट्रेलिया का मैप दिखाया गया। आप ऑस्ट्रेलिया को देख रहे होंगे तो आपको इधर दिखाई देगा इंडियन ओशन वाला क्षेत्र, यहां पर दिखाई देगा आपको पैसिफिक ओशन वाला क्षेत्र, और अगर उत्तर की ओर देखेंगे तो आपको यहां पर तिमोर सी वाला क्षेत्र, अराफुरा सी वाला क्षेत्र दिखाई देगा। ये जितने नाम हैं सब काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें चूंकि अभी पहले सबसे पहले ये जो हमारा मुद्दा है उस पर बात करना है, इसलिए इन मैप्स पर हम दोबारा काम करेंगे, अर्थात वीडियो के लास्ट में काम करेंगे। पहले मैं आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग समझाने के लिए कुछ चीजों का सहारा ले रहा हूं। अब देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया आपको दिखाया गया है, इसमें हम अगर कहेंगे पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण क्या है, तो आई होप आप कंफ्यूज नहीं होने वाले। तो ये देखिए, जो पूरब का क्षेत्र है, यहीं पर एक जो है कि यह टेरिटरी वाला क्षेत्र है, एक राज्य क्षेत्र है जिसका नाम है न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स के अगर आप यहां पर आएंगे तो यहां पर आपको एक नाम लिखा दिखाई देगा जिसका नाम है कैनबरा, जो कि क्या है, यहां का कैपिटल। इसी कैनबरा से ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको एक और जगह दिखाई देगी जो काफी फेमस है, जिसका नाम है सिडनी। इन दोनों का आगे जिक्र आने वाला है। उसके बाद एक चीज का और जिक्र आएगा और वह है तस्मानिया आइलैंड। इसकी लोकेशन आप यहां पर देख लीजिए। आपने इसको देख लिया है। अब थोड़ा सा हम जो है कि आगे बढ़ते हैं। यहां पर फिर से देख लीजिए, पैसिफिक ओशन, इधर इंडियन ओशन, और आपने एक नाम सुना होगा ग्रेट बैरियर रीफ, जिसको आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी क्या है, बैरियर रीफ है, परवाल भित्ति है। तो ये जो परवाल भित्ति है, इसका अपना इंपॉर्टेंस है, इस पर भी हम बात करेंगे। अब ये देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया है, इसमें आपको कुछ जो है कि जैसे हमारे यहाँ प्रांत होते हैं, इनके यहाँ टेरिटरी होते हैं, इसको दिखाया गया। तो सबसे पश्चिम से देखिए, ये है आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यह आपका नॉर्दर्न टेरिटरी है, ये साउथ ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यू साउथ वेल्स है, यह विक्टोरिया है, और यह है आपका क्वींसलैंड।
अब यह जो आपने ऑस्ट्रेलिया देखा, इस ऑस्ट्रेलिया की जो ज्योग्राफिकल मैप है आप इसको देख सकते हैं। इसको जब देखेंगे तो आपको यहां पता चलेगा कि यह आपका ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट अर्थात ग्रेट जो है कि विक्टोरियन मरुस्थल यहां पर आपको दिखाई देगा। इसके बाद देखेंगे तो यहां पर और आपको एक मरुस्थल दिखाई देगा जिसका नाम है गिब्सन। यहां पर ग्रेट सैंडी डेजर्ट दिखाई देगा। यहां पर आपको अन्य जो है कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं उनका भी नाम लिखा हुआ है, वो सभी दिखाए गए। दरअसल मैं यह बताना चाहता हूं कि यह जो क्षेत्र है यह क्या है, काफी ज्यादा शुष्क क्षेत्र है और यहां पर क्या है आपको मरुस्थलों का विस्तार दिखाई देगा। अब जब मरुस्थलों का यहां पर विस्तार दिखाई देगा तो स्वाभाविक है जो जनसंख्या का संकेंद्रण है वह कहां पर होगा, वह इस एरिया में होगा। क्योंकि यहां पर कई नदियां निकलती हैं, जैसे कि आपको यहां पर एक दिखाई देगी नदी जिसका नाम है मरे, यहां पर एक जो है कि नदी है जिसका नाम है डार्लिंग। तो ये जो मरे डार्लिंग नदी का बेसिन है यहां पर उच्च जनघनत्व तो अभी भी पाया जाता है, पहले भी पाया जाता रहा। ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूं सबका जिक्र आने वाला है, इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि मैं क्या बताने लगा। अब उसके बाद यह जो मैप है इसको देखिए, यह जो है कि ऑस्ट्रेलिया के मूल लोग हैं अर्थात वह लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया के ओरिजिनल लोग जिनको हम कह सकते हैं। अब ये जो ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं यह पुरानी तस्वीर जरूर है, इसमें आप देख रहे होंगे कि इन लोगों को क्या किया गया है, दास बनाया गया है, दास बनाकर बेचा जाता था। जी आप सही सुन रहे हैं, जिस ऑस्ट्रेलिया को आप देखते हैं कि वहां पर अधिकांश लोग गोरे हैं, दरअसल वह वहां के ओरिजिनल लोग नहीं है, वह कहां से आए हुए हैं, ब्रिटेन यूके से आए हुए लोग हैं। ओरिजिनल लोग जो हैं वह ये हैं। अब स्वाभाविक है इस रूप में अभी ये नहीं रहते, लेकिन अगर आप कुछ 100 मतलब 50 से 60 साल पीछे जाएंगे तब भी आपको इसी रूप में रहते हुए लोग दिखाई देंगे। और अभी भी यह जो ऑस्ट्रेलिया के मूल लोग हैं यह देखने में हमारे आपके जैसे नजर आते हैं। अब आइए थोड़ा सा मैंने ये सभी चीजें बता दी हैं, अब मैं आपको टेक्स्ट के माध्यम से इन सभी चीजों को समझाता हूं और पूरे टॉपिक पर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग हो वह बेहतर होगी, इसकी मेरी जिम्मेदारी है और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको मैं निराश ना करूं। तो हमें यहां पर समझना है ऑस्ट्रेलिया डे का जो डिस्प्यूट है वह क्या है, क्यों इस दिन को अर्थात 26 जनवरी को यह कहा जा रहा है कि इसको इन्वेजन डे घोषित किया जाना चाहिए। तो थोड़ा सा हम पहले ऑस्ट्रेलिया के विषय में जान लेते हैं और फिर हम उसका बैकग्राउंड देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत आने वाले महाद्वीपों में से एक महाद्वीप भी है, एक देश है। यह दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है और दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, द्वीप है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो इसको ध्यान रखिएगा कि कौन सा ऐसा सबसे बड़ा द्वीप है जो कि आवासीय है, जहां पे लोग रह सकते हैं, तो उसमें नाम आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसी जगह है जिसे एक ही साथ महाद्वीप, एक राष्ट्र और एक द्वीप के रूप में गिना जाता है। इसके उत्तर में इंडोनेशिया, पूर्वी तिमोर, पपुआ न्यू गिनी वाले क्षेत्र दिखाई देंगे। उत्तर पूर्व में आपको सोलोमन आइलैंड दिखाई देगा, सोलोमन द्वीप दिखाई देगा, वनुआतु दिखाई देगा और न्यू कैलिडोनिया दिखाई देगा। वहीं दक्षिण पूर्व में आपको न्यूजीलैंड दिखाई देगा। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है कैनबरा है और सबसे बड़ा जो नगर है वह सिडनी है। जो मैंने बताया उसमें से एक चीज यूज हो गई। ऑस्ट्रेलिया का जो यहां पे अगर देखेंगे तो 92% जो पॉपुलेशन है वह व्हाइट कलर की है, अर्थात वह लोग हैं जो यूरोप से आकर बसे हैं और मुख्य रूप से कहा जाए तो यूके, ब्रिटेन से आके जो लोग बसे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो मूल लोग थे जिनको यूके से भेजा गया था ऑस्ट्रेलिया, उसमें वह लोग थे जो कि वहां के कैदी हुआ करते थे। अर्थात जब यहां यूके में, ब्रिटेन में कैदियों की संख्या ज्यादा हो गई तो उनको लगा कि क्यों ना हम एक ऐसी जगह ढूंढें जहां पे इनको रखा जा सके, और उसके एक विकल्प के तौर पर क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया को खोजा गया, उसको एक कॉलोनी बनाई गई। सिर्फ यही उद्देश्य नहीं था ऑस्ट्रेलिया को कॉलोनी बनाना, लेकिन हां एक प्रमुख उद्देश्यों में से एक था, अर्थात ऑस्ट्रेलिया में जो प्रारंभिक ब्रिटेन के लोग भेजे गए थे वह कौन थे, जिनको यूके, ब्रिटेन क्रिमिनल मानता था। खैर उस सब चीज पर भी आएंगे, लेकिन अभी जो वहां की जनसंख्या है उसमें 92% जो जनसंख्या है वह व्हाइट कलर की उन्हीं लोगों की है जो यूके से आए थे।
3.3% लगभग जनसंख्या, कई जगह ये 3.1 भी दिखाई देगा, तो 3.3% जो जनसंख्या है वो ऑस्ट्रेलिया के मूल लोगों की है, अर्थात जिसको वह लोग कहते हैं कि हम यहाँ के मुख्य लोग हैं, हमारा यह देश है, उन लोगों का जो प्रतिशत है 3.1 है। बाकी अन्य क्षेत्रों से आकर, अफ्रीका से, एशिया से आके लोग यहाँ पर बसे। ऑस्ट्रेलिया में संसदीय व्यवस्था के साथ साथ संवैधानिक राजतंत्र और अपनाया गया है और कॉमनवेल्थ की सदस्यता भी इसने ग्रहण की है। और इसी के कारण यहाँ पर इंग्लैंड की जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं वह प्रतीकात्मक जो है कि राष्ट्र प्रमुख मानी जाती हैं। आपको पता है कि यह जो इंग्लैंड के अधीन जो देश थे उसमें से बहुत से देशों ने आजादी के बाद भी क्या किया, इंग्लैंड की महारानी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखी, अर्थात प्रतीकात्मक तौर पर उनको क्या माना, अपना राष्ट्र प्रमुख माना। ऑस्ट्रेलिया की विश्व की जो है कि 14वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है, अर्थात अगर विश्व की जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन देखें आपको ठीक ठाक दिखाई देगा। इसके अलावा उच्च मानव विकास के लिए जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया जो है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, उच्च जीवन स्तर और नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए भी जाना जाता है और पर्यावरणीय जागरूकता भी यहाँ पर खास रूप में आपको देखने को मिलेगी। तो यहां तक तो हमने समझा कि ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ क्या है, काफी अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां पर सब कुछ अच्छा होता है वहां पर कुछ ना कुछ तो लूप होल दिखाई दे। इसलिए जब आपके जीवन में भी लगे कि सब कुछ अच्छा हो रहा है तो मानकर चलिए कि कुछ ना कुछ उसके पीछे ऐसा है जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं या फिर जिसको हम देखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो अब समझते हैं इसके इतिहास के माध्यम से कि आखिर यहां पर है क्या, दिक्कत क्या है, जो हमने ऊपर बताया उनसे कैसे ऑस्ट्रेलिया अलग है जिसको हम देखते नहीं हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे, उनके जो पूर्वज थे, वह शायद 40,000 से लेकर 60,000 वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया में आए थे। अर्थात जो यूके के लोग, जिनकी जनसंख्या भले ही ज्यादा है, वह मूल लोग नहीं है। यह लोग एशिया से, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, किसी अन्य क्षेत्र से यहां पर आए थे और आज नहीं आए थे, 40,000 वर्ष से पूर्व से लेकर 60,000 वर्ष पूर्व तक आए थे। आपको अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज सुनने को मिला था कि दुनिया का सबसे पुराना जो है कि गुफा का कला चित्र ढूंढा गया है और वो कहां ढूंढा गया था, ऑस्ट्रेलिया में, और वह किसके द्वारा बनाया गया था, इन्हीं मूल लोगों के द्वारा अपनाया गया था। तो ऑस्ट्रेलिया के मूल लोग प्राचीन जीवन शैली, अर्थात वह शिकारी और संग्राहक के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और वह आध्यात्मिक और कलात्मक परंपराओं से, अर्थात प्रकृति की पूजा में बिलीव करने वाले लोग थे, जंगलों में रहने वाले लोग थे। और इन्होंने क्या किया था, जो पाषाण प्रौद्योगिकी अर्थात पत्थरों का प्रयोग करके या फिर अन्य जो परंपरागत हथियारों से क्या किया था, उनका विकास करके शिकार करते थे, अपना जीवन यापन करते थे। स्वाभाविक है दुनिया से कटकर यह रहते थे। लेकिन जब समय आता है कि यह उनकी आखिर आधुनिकता का जो हम प्रसार कहते हैं, उस आधुनिकता के प्रसार में यह लोग पीछे रह गए और इनका काफी खामियाजा देखने को मिलेगा। अब एक चीज समझिए कि 1770 के दशक में, ध्यान दीजिएगा, 1770 के दशक में ऑस्ट्रेलिया में इन लोगों की जो अनुमानित जनसंख्या व्यक्त की जाती थी, वह की जाती थी कि 3,50,000 से लेकर 10 लाख लोग यहां पर हो सकते हैं। और यह जो लोग थे, इनका जो संकेंद्रण था, ध्यान दीजिएगा कहां था, मुख्य रूप से दक्षिणी और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में इनका संकेंद्रण था, जिसको मैंने आपको बताया कि यह वाला जो क्षेत्र, मरे डार्लिंग वाला बेसिन वाला क्षेत्र, वहां पर इनका संकेंद्रण था, वहीं पर यह आवासीय रूप में रहते थे। अब ये देखिए इस समय यह जो जनसंख्या थी कितनी बड़ी थी, और आज के समय से अगर हम देखें तो यह संख्या कई करोड़ों में होनी चाहिए थी। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनकी जो जनसंख्या है वह 8 लाख से भी कम है और इसके कारण इनका जो पूरा जो प्रजातीय स्वरूप था वह बिखर गया है, इनका जनसंहार किया गया है। यहां पर जो 1788 तक इनकी जो जनसंख्या थी वह लगभग 250 राष्ट्रों के अर्थात
समूहों के रूप में बटी हुई थी। इसको मैं और समझा देता हूं। ये देखिए आपका जो ऑस्ट्रेलिया का मैप है, इस ऑस्ट्रेलिया के मैप में देखेंगे तो यह जो क्षेत्र थे, यहां पर क्या था, छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे और हर कबीले में कुछ लोग हुआ करते थे और अपने अपने क्षेत्रों में क्या करते थे, शासन करते थे। और इस क्षेत्र को वो कहते थे यह हमारा क्या है, राष्ट्र है। और हर व्यक्ति एक दूसरे के राष्ट्र की क्या करता था, कद्र करता था, अतिक्रमण नहीं करता था। तो कुल मिलाकर 1788 तक यहां पर क्या हुआ, यह जो यहां की जो जनसंख्या थी वह क्या थी, लगभग 250 समूहों में बटी हुई थी और हर समूह अपने आप को एक राष्ट्र कहता था। कुछ समूह तो ऐसे थे जिन्होंने एक दूसरे के साथ संधि की थी और यह कहा था कि हमें किसी दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना, और अपने क्षेत्र में ये जितने भी समूह थे जो अपने आप को राष्ट्र कहते थे, संप्रभु थे। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी भी अपनी भाषा होती थी, उनकी अपनी संस्कृति थी। हालांकि कई ऐसे राष्ट्र थे जो कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करते थे। इस हिसाब से देखा जाए तो यहां पर जो डाइवर्सिटी है काफी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन डाइवर्सिटी बची नहीं है। अंग्रेज जहां जहां भी गए उन्होंने वहां की सोसाइटी का जो है कि जिस रूप में तहस नहस कर सकते थे उन्होंने किया। भारत में हमने देखा कि भारत की जो संस्कृतियां थी उनमें उन्होंने कितना परिवर्तन लाया और सिर्फ अपने हितों के लिए। खैर अब समझते हैं कि यहां तक जब यहां पर इतनी सब चीजें थी, यहां पर जो जनसंख्या थी इतनी ज्यादा थी, यह लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे, फिर अंग्रेज कहां से आए। अंग्रेजों से पहले समझिए कि आखिर जो ऑस्ट्रेलिया इसकी खोज कैसे की गई थी। तो 15वीं शताब्दी में एक चाइनीज खोजकर्ता जिसका नाम था एडमिरल झेंग हे। तो एडमिरल जो है कि झेंग हे जो कि एक चाइनीज खोज करता था, इसने दक्षिण की ओर की भूमि की खोज की, लेकिन इसने ऑस्ट्रेलिया इसका नाम नहीं दिया। 16वीं शताब्दी में स्पेनिश और पुर्तगाली जो खोज करता थे उन्होंने दक्षिण के इस द्वीप को न सिर्फ देखा बल्कि अपने यहां जो वो नक्शा बनाते थे कि कौन सा देश कहां पर है, उसमें उसको लोकेट किया और यह टारगेट रखा कि भविष्य में हमें वहां पहुंचना है। आपको पता है कि जो 14वीं और 15वीं शताब्दी है, इवन जो 16वीं शताब्दी है, ये खोजों का युग माना जाता है और स्पेन, पुर्तगाल और अन्य देशों से कई अभियान ऐसे चलाए गए कि जब जाके लोग खोजते थे, कोई क्षेत्र मिल जाता था उसको कॉलोनी बनाते थे। उसके बाद क्या हुआ, 1605 में एक डच, यहां पर गलती है थोड़ा सा, डच खोजकर्ता जिसका नाम है विलियम जेम्स, इसने क्या किया, पहली बार ऑस्ट्रेलिया की धरती पर कदम रखा। समय कब है, 1605 का। यह उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की भूमि पर आया था। इसके बाद कई अन्य जो है कि डच खोजकर्ता और यात्री आए, लेकिन कोई भी वहां पे रुका नहीं। रुका इसलिए नहीं क्योंकि जो भी वहां पर जाता, स्वाभाविक है जो पहले से रहने वाले लोग थे उनसे उनका संघर्ष होता, और यह जो लोग थे यह जो है कि काफी बर्बर के रूप में माने जाते थे, हिंसक रूप में माने जाते, और स्वाभाविक है जो कबीलाई समाज था वह कुछ रूप इसी रूप में हुआ करता था। लेकिन इसी बीच एक और घटना होती है और वह होती है 1688 में पहली बार विलियम डैम्पियर नामक एक अंग्रेज ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर कदम रखा, और यहां से क्या होता है, जो अंग्रेज हैं इनका जो रुचि है वह ऑस्ट्रेलिया में बढ़ने लगता है। डैम्पियर पुनः जो है कि देखिए पहले आया हुआ 1688 में, उसके बाद 1699 और 1700 में फिर से वो ऑस्ट्रेलिया आया और ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्र, कौन सा तटीय क्षेत्र, पूर्वी तटीय क्षेत्र में उसने भ्रमण किया और वहां के लोगों को समझने का प्रयास किया। समय आता है 1770 का और कैप्टन जेम्स कुक जो है कि इसके नेतृत्व में कुछ अंग्रेज न्यू साउथ वेल्स, जिसको हमने आपको याद दिलाया था कि इसका हम जिक्र करेंगे, न्यू साउथ वेल्स भेजा गया। और कैप्टन जेम्स कुक को जो भेजा गया था वह इसलिए भेजा गया था कि यह जाकर इस क्षेत्र पर ब्रिटेन का कब्जा करे, और यहां जब यह पहुंचा इसने ऐसा प्रयास भी किया जिसके कारण यहां के मूल लोगों से इनका संघर्ष हुआ। उसके बाद थोड़ा सा ये प्रयास चलता रहा लेकिन बहुत बड़ा कोई अभियान नहीं किया गया। समय आता है 1786 में और यहां पर कैप्टन आर्थर फिलिप के नेतृत्व में 11 जहाजों का एक बेड़ा भेजा गया और इसने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया पर नियंत्रण स्थापित करने का इसको टारगेट दिया गया था और इसने ऐसा किया भी। और कैप्टन आर्थर फिलिप्स ने 26 जनवरी
ध्यान दीजिएगा 26 जनवरी 1788 को सिडनी हार्बर पर कदम रखा और यहां से ऑस्ट्रेलिया को उपनिवेश बनने की जो है क्या होती है, शुरुआत होती है। अब जो ऑस्ट्रेलिया यह आया था, यह जिसका नाम आर्थर फिलिप था, यह अकेला नहीं आया था, 11 जहाजों के एक बेड़े के साथ आया था और इस बेड़े में कुछ कैदी भी थे जिनको क्या यहां पर बसाया जाना था। स्वाभाविक है कैदियों को छोड़ दिया गया कि अब जहां पर आप रह सकते हो आप रह लो। और यहां से क्या होता है, सरकार और यहां की कैदियों ने, सरकार कौन सी, ब्रिटेन यूके की, उन्होंने क्या किया, यहां पर यह प्रयास किया कि अब हमें क्या करना है, इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा करना है। ऑस्ट्रेलिया पर नियंत्रण जो है कि ब्रिटेन कई कारणों से करना चाहता था। पहला कारण तो यह था कि अमेरिकी जो उपनिवेश था, ध्यान दीजिए कब का है, 1780 का जब दशक याद करेंगे तो आपको अमेरिका की घटना याद आएगी। तो पहला कारण तो यह था कि अमेरिका जो उपनिवेश था वह ब्रिटेन के हाथ से निकल चुका था और इसलिए जो ब्रिटेन चाहता था कि उसके पास कोई नया उपनिवेश आए और उसको सुटेबल दिखाई दिया ऑस्ट्रेलिया। दूसरा कारण यह था कि ब्रिटेन अपने कैदियों को किसी दूसरे स्थान पर रखना चाहता था जिससे उस पर बोझ ना पड़े, तो ऐसे ही कैदियों को यहां पर भेजा गया। तीसरा कारण यह था कि यह आप देखेंगे तो 1780 का जो समय है, ऐसे समय में अंग्रेज काफी आक्रामक तरीके से, चाहे इंडिया हो, श्रीलंका हो या फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो या फिर ऑस्ट्रेलिया ही हो, हर क्षेत्र में जहां भी उनको जमीन मिल सकती थी, जहां भी कुछ संसाधन मिल सकता था, उस पर प्रयास कर रहे थे। और इन्हीं कारणों से एक कारण ऑस्ट्रेलिया भी था। इसी के साथ साथ उनको चाहिए था नया उपनिवेश और नया उपनिवेश के लिए जो ऑस्ट्रेलिया की धरती थी वह खाली थी। इन सभी कारणों से क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में जो यह अंग्रेज थे वो आने लगे। और कब आए थे, ये आए थे 26 जनवरी 1788। और ये जो 26 जनवरी है, इसी 26 जनवरी का आगे जिक्र आएगा जो कि कल गया है। और इसी 26 जनवरी को जिस दिन अंग्रेजों ने कदम रखा था, इसी दिन को कहते हैं कुछ ऑस्ट्रेलिया के लोग कि यहीं से हमारी आधुनिकता की शुरुआत होती है। अर्थात हम जो परंपरागत कबायली समाज से निकालकर हम क्या है, एक आधुनिक समाज के रूप में। और जैसे कि आपको पता है कि अंग्रेज जो होते हैं वह क्या कहते हैं कि वह गोरे थे। जैसे इंडिया के संदर्भ में भी उन्होंने क्या एक जो है कि अपना कॉन्सेप्ट दिया था, चूंकि हम गोरे हैं, हम सब हैं, हम जो है कि समाज, अच्छे समाज का निर्माण करेंगे, प्रगतिशील समाज का निर्माण करेंगे। लेकिन यहां पर प्रगतिशीलता क्या थी, एक खांचे में फिट थी। और उस खांचे में क्या था कि उपनिवेश का अधिक से अधिक दोहन करना, जैसा इंडिया के साथ साथ अन्य देशों में उन्होंने किया। खैर, यहां पर 26 जनवरी 1788 के बाद अंग्रेजों ने अधिक से अधिक भूमि पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए यहां के जो मूल लोग थे उनका जनसंहार किया। स्वाभाविक है, जो कबीलाई समाज के लोग थे वह कबीलाई समाज के लोग ना तो संगठित थे, ना उनके पास इतने हथियार थे। जैसा कि हमने अपने भारत के संदर्भ में भी देखा है कि यहां पर जो चाहे संथाल विद्रोह हुआ है, अन्य विद्रोह हुआ हो, तो वहां पर जो हमारे नायक थे वो बहुत मजबूती से लड़े। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा नहीं हुआ। और यहां से जब इनका जनसंहार प्रारंभ हुआ, तो यह जो जनसंहार प्रारंभ हुआ था 1788 में, एक 2 साल तक नहीं चला, यह द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक चला। आप समझ सकते हैं, जब इतने लंबे समय तक किसी एक वर्ग, एक समाज या फिर एक क्षेत्र के लोगों को टारगेट किया जाएगा तो क्या उनकी जनसंख्या बचेगी? नहीं बचेगी। और इसी के कारण इनकी जनसंख्या कम होने लगी। इसके अलावा जो जनसंख्या इनकी घटी, उसमें एक कारण यह भी था कि यहां इन लोगों को पकड़कर दास के रूप में बेचा जाता था। और दास प्रथा हालांकि बाद में बंद हो गई, लेकिन इनका जनसंहार प्रारंभ हो रहा। इसके अलावा जब अंग्रेज आए तो ये कई प्रकार की बीमारियों को लेकर आए जिनके लिए यहाँ के लोग तैयार नहीं थे। और यहाँ की जो चिकित्सा पद्धति थी वह आधुनिक नहीं थी, जिसके वजह से लाखों की संख्या में लोग मरने लगे। कुल मिलाकर वर्ष 2016 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार वर्ष 2016 की यहाँ की जो जनसंख्या है वह 7.98 लाख है, अर्थात 8 लाख से भी क्या है, कम है। और टोटल पॉपुलेशन में इनका जो परसेंटेज है 3.1% है। जबकि इनकी जो जनसंख्या है, सोचिए अगर जनसंहार ना हुआ होता तो इनकी जनसंख्या क्या होती, मेजोरिटी में होती। 26 जनवरी अब 1788 को ही क्या हुआ, यहीं से ऑस्ट्रेलिया में जो है कि अंग्रेजों ने प्रवेश किया। इसको लेकर ऑस्ट्रेलिया में 2 तरह के मत दिखाई देते हैं।
कुछ लोगों का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में यहीं से क्या हुई, आधुनिकता का प्रसार हुआ, इसे ऑस्ट्रेलिया दिवस या फिर नेशनल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया करता भी आ रहा। वहीं दूसरी आबादी है, उसका कहना है कि नहीं, ये तो एक तरह का इन्वेजन था, हमारे ऊपर आक्रमण हुआ था, तो हमें अपने ऊपर हुए आक्रमण, उस आक्रमण के बाद हमारे ऊपर हुए जनसंहार को हम कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, यह तो हमारा एक पराधीनता दिवस है, इसको एक इन्वेजन डे घोषित किया जाना चाहिए, ना कि एक नेशनल डे। स्वाभाविक है, जो ये ऑस्ट्रेलिया डे के जो समर्थक हैं वह लोग हैं जो गोरे वर्ग से हैं, या फिर वह लोग हैं जो उसी समय यहां पर आके क्या हुए, बसाए गए थे। तो उनका मानना है, उनके हिसाब से जो उनका इतिहास वो कहां से प्रारंभ होता है, 1788 से, जबकि जो ऑस्ट्रेलिया का इतिहास है, मैंने बताया 40,000 से लेकर 60,000 वर्ष क्या है, पुराना है। कुल मिलाकर यह जो इन्वेजन डे का कहने का उद्देश्य उनका यह है कि चूंकि यह जो मूल आबादी थी उसका क्या हुआ था, नरसंहार हुआ था, और किसी नरसंहार को हम क्या कर सकते हैं, सेलिब्रेट नहीं कर सकते, और इसी के कारण उनका कहना है कि इसको हमें 26 जनवरी को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 26 जनवरी को लंबे समय से किसी न किसी रूप में यहां के लोग क्या है, सेलिब्रेट करते आए हैं, लेकिन वर्ष 1994 में यहां की सरकार ने कहा कि अब हम क्या करेंगे, 26 जनवरी को क्या करेंगे, राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाएंगे, हॉलिडे घोषित किया गया। अब जब इसको राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया, समय कब था, 1994 का। 1994 के बाद इसको लेकर, इस राष्ट्रीय दिवस को लेकर या नेशनल डे को लेकर क्या हुआ, विरोध प्रारंभ होने लगा, और उन्होंने कहा कि नहीं, 26 जनवरी को आप राष्ट्रीय दिवस के रूप में नहीं मना सकते। इसको मनाने का मतलब है कि यहां के जो मूल लोग हैं, आप उनका क्या कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। कैसे अपमान कर रहे हैं, एक तो आपने उनको क्या किया, उनका जनसंहार किया, दूसरा जनसंहार करने वालों को आप कह रहे हैं कि वो आधुनिकता के क्या थे, प्रणेता थे, तो यह गलत है। तो इसी के कारण 26 जनवरी को हर साल यहां पर नेशनल डे भी मनाया जाता है और हर साल विरोध भी होता है, और इस साल भी हो रहा है। हाल के जो प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, हाल ही में उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद से विवाद काफी बढ़ गया था। प्रस्ताव यह रखा था कि जो अभी वहां पर राष्ट्रीय क्रिकेट होने जा रहा है, जैसे हमारे यहाँ आईपीएल होता है, उनके यहाँ भी क्रिकेट के ऐसे ही जो है कि सीजन होते हैं, तो उनको उन्होंने कहा कि इस क्रिकेट के सीजन को हमें ऑस्ट्रेलिया डे के रूप में, अर्थात ऑस्ट्रेलिया डे के आयोजन के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, और इसको हमें और प्रमोट करना चाहिए एज ए ऑस्ट्रेलियन डे क्रिकेट के रूप में। लेकिन यहाँ के क्रिकेट एसोसिएशन ने इससे अपना अलग मत रखा, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करने वाले। उनका यह कहना था कि ऐसा हम करेंगे तो इसका मतलब है कि हम उन लोगों की भावनाओं का अपमान कर रहे हैं। इसी के कारण यहाँ पर क्या हुआ कि यह जो विवाद है बढ़ता गया, और हर साल की तुलना में इस साल भी क्या हुए, यहां बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन हुए, और उन्होंने कहा कि अगर आपको राष्ट्रीय दिवस मनाना भी है तो आप मनाओ 1 जनवरी 1901 को। और इस दिन क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया को ब्रिटेन से स्वायत्तता मिली थी, तो आपको अगर ऑस्ट्रेलिया डे कोई घोषित करना है तो आप इसको करो, ना कि 26 जनवरी को, क्योंकि 26 जनवरी को क्या हुआ था कि यहां पर अंग्रेज आए थे और उन्होंने पुरानी संस्कृति और सभ्यता को नष्ट किया था। 31 दिसंबर 2020 की रात को क्या हुआ था कि यहाँ के जो प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने बहुत अच्छे कुछ कार्य किए। उन अच्छे कार्यों में से यह है, इन्होंने कहा कि अपने राष्ट्र के कुछ राष्ट्रगान जो इनका है उसके कुछ शब्दों को बदला, और शब्दों को बदलकर उन्होंने कहा कि हम मूल लोगों के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। अब देखिए 31 दिसंबर 2020 को इन्होंने प्रगतिशील कदम उठाया, लेकिन 26 दिन बाद, 25 दिन बाद ही वो कह रहे हैं कि नहीं, हम इसको क्या करेंगे, एज ए ऑस्ट्रेलियन डे सेलिब्रेट करना चाहिए, और उसके लिए वो फरमान सुना रहे हैं। और स्वाभाविक है, जब उनकी ऐसी छवि आएगी कि एक तरफ आप वहां के मूल लोगों को खुश करना चाहते हो और दूसरा उनके ऊपर हुए अत्याचार को आप सेलिब्रेट करना चाहते हो, तो छवि क्या होगी, विवादित बनेगी। कुल मिलाकर इसी के कारण इस साल जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, अगर आप टीवी खोलकर देखेंगे। इन्होंने जो राष्ट्रगान में परिवर्तन किया था वह क्या किया था, इन्होंने अपने राष्ट्रगान में यंग एंड फ्री की जगह, अर्थात इन्होंने जो शब्द
जोड़ा था यंग। इसका मतलब था कि हम ऐसे लोग हैं जो कि अभी नए हैं, यंग हैं, और हम अपने देश को काफी आगे ले जाएंगे। जैसा हमारा राष्ट्रगान बोलता है, हर देश का राष्ट्रगान ऐसे ही जो है कि आशाओं से भरा होता है। तो इसमें यंग शब्द था, इन्होंने यंग को चेंज कर दिया और उन्होंने कहा कि अब यंग एंड फ्री नहीं होगा, वन एंड फ्री होगा। अर्थात जो हम लोग हैं, जो व्हाइट कलर के लोग हैं, जो ब्रिटेन यूके से आए लोग हैं, और जो मूल लोग हैं, वो सभी लोग मिलकर एक ऑस्ट्रेलिया का निर्माण करेंगे। और ऐसे लगा कि स्कॉट मॉरिसन वहां के लोगों का क्या कर रहे हैं, समर्थन जीतना चाहते हैं या उनके भावनाओं की कद्र करना चाहते हैं। और उस बीच यह कहा गया कि चूंकि ऑस्ट्रेलिया की सभ्यता है वह कोई नई सभ्यता नहीं है जिसको हम यंग के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका कहना था कि चूंकि ऑस्ट्रेलिया की सभ्यता तो 50,000 साल पुरानी सभ्यताओं में से एक है, ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, तो इसको यंग कैसे लिखा जा सकता है। और इसी को इन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको वन एंड फ्री के रूप में करते हैं। यंग शब्द को उन्होंने चेंज कर दिया। लेकिन जब यंग शब्द चेंज किया तो वहां के जो लोग हैं, जो वहां के मूल लोग हैं, उनकी आशाएं से और बढ़ गई। लेकिन जब 26 जनवरी आया तो इन्होंने अपना स्टैंड जो है कि कुछ अलग रखा, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन काफी उग्र हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है यह 1788 में लिखा गया था, जिसमें राष्ट्रगान जो है कि यह वाला जो इनका वर्तमान राष्ट्रगान 1984 में इसमें जो इसको जोड़ा गया या इसको इस रूप में सामने लाया गया। यहाँ के जो मूल लोग हैं, चूंकि वह सामाजिक आर्थिक विकास में काफी ज्यादा पिछड़े हुए हैं, कई तरह की वंचनाओं का ये शिकार हैं, इनका शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर काफी पिछड़ा हुआ है, और इनकी जो आत्महत्या और डिप्रेशन का रेट है वो काफी उच्च है। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के सामने यह बात उठ रही है कि क्या आप जो 92 या 93% लोग हो, सिर्फ इन्हीं का विकास करोगे कि यहाँ के जो मूल लोग हैं, जिनकी धरती पर आप आकर बसे हो, उनका भी आप ध्यान दोगे। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि उच्च मानव विकास की श्रेणी में जरूर आता है। इसके टोटल अगर हम पैरामीटर देखें तो हमको लगेगा ये काफी अच्छा देश है, लेकिन यहाँ के जो मूल लोग हैं उनकी समस्याएं काफी जटिल हैं। आप समझिए कि ये लोग इतने जो है कि डिप्रेशन में हैं या इतने ज्यादा तनाव में हैं कि ये क्या कर रहे हैं कि इस तरह की चीजों को अपना करके वह अपने आप को यह कह रहे हैं कि हमें ऐसे समाज में नहीं रहे। अब इसको लेकर क्या हुआ है, कई तरह के विरोध प्रदर्शन हो गए हैं। तो यहां पर यह देखा जा रहा है कि जो यहां पर जो नेशनल डे का कॉन्सेप्ट है, उस नेशनल डे के कॉन्सेप्ट के साथ कुछ और चीजें जुड़ रही हैं। चीजें ये जुड़ रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया अपने आप को यह कहता है कि हम हर तरह की स्वतंत्रता देंगे, लेकिन उन्हीं स्वतंत्रताओं में क्या है कि स्वतंत्रता तो तब होगी जब व्यक्ति को भी आजादी हो। व्यक्ति को भी आजादी हो। आजादी किस चीज की हो? वह हो कि अपनी संस्कृति और सभ्यता को सुरक्षित रखने की। और इनकी और संस्कृति और सभ्यता को तो पहले ही नष्ट किया जा चुका है। तो लोग कह रहे हैं कि आखिर कैसी स्वतंत्रता आप देने का प्रयास कर। दूसरा कि आप कहते हो नेशनल डे वह डे है जिस दिन अंग्रेज आए थे, लेकिन जो आधुनिकता है उसी आधुनिकता का कुछ और लक्षण है। वह लक्षण क्या है? समता का लक्षण है। वह लक्षण क्या है कि सबका सामाजिक विकास हो, उसका भी जो है कि पैरामीटर्स है। अर्थात जब तक समता नहीं होगी, जब तक सभी वर्गों का, सभी समाज के लोगों का विकास नहीं होगा, जब तक सभी क्षेत्र के लोगों का विकास नहीं होगा, तो किसको आप आधुनिकता कहोगे? क्या आधुनिकता का मतलब यह है कि जो वेस्टर्न कल्चर है आप उसको जो है कि प्रमोट करो, और जो पुराने लोग हैं जिनकी सभ्यता और संस्कृति को आपने नष्ट किया है, क्या वह सुसाइड करने के लिए वहां पर है या फिर वह सुसाइड करके अपने जीवन यापन को समाप्त करें? तो इसी के कारण ऑस्ट्रेलिया को लेकर कई तरह की बातें लिखी जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि जिस चीज पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया वह यह था कि यहाँ के जो मूल लोग हैं उनकी जो सामाजिक स्थिति है वह ठीक नहीं है, उसको बदले जाने की आवश्यकता है। और बदलने का मतलब है कि उनके ऊपर ऑस्ट्रेलिया को ध्यान देने की आवश्यकता है।
देखना यह होगा कि आखिर जब इस साल इतने ज्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं तो क्या ऑस्ट्रेलिया कोई बड़ा डिसीजन लेकर क्या वहां के मूल लोगों को संरक्षित करने का प्रयास करता है कि नहीं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 26 जनवरी को क्या इन्वेजन डे के रूप में मनाया जाना चाहिए या फिर नेशनल डे के रूप में मनाया जाना चाहिए या फिर कोई तीसरा विकल्प भी हो सकता है कि जैसा कि यहाँ के लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनका यह कहना है कि अगर आपको नेशनल डे मनाना है तो आप क्या करो, आप 1 जनवरी को मना लो या किसी दूसरे दिन अपना लो। आप बताइएगा आपको कौन सा विकल्प अच्छा लगता है। तो यह तो था ऑस्ट्रेलिया का जो इन्वेजन का पूरा टॉपिक है उससे। अब थोड़ा सा हम यहाँ की ज्योग्राफी कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं जो मैप के माध्यम से आपसे पूछी जाती रही हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको इंडियन ओशन दिखाई देगा, यहां पर आपको एक शार्क वे दिखाई देगा, यहां पर आएंगे तो आपको ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइड दिखाई देगा। और जब ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइड है तो आपसे पूछा जा सकता है कि यहां पर कौन कौन सी 2 टेरिटरी लगती हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और ये रहा आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों की क्या है ये दक्षिण में। उसके बाद आप यहां आएंगे तो यहां पर वास स्ट्रेट या वास जलसंधि दिखाई देगी, इसको भी आप याद रखिएगा। और वास स्ट्रेट या वास जलसंधि किसको किसको अलग करता है, तो ये देखिए तस्मानिया है और यहां पर विक्टोरिया है, विक्टोरिया जो इनका प्रांत है उसको अलग करते। उसके बाद आप यहां पर आएंगे तो आपको यहां पर तस्मान सी दिखाई देगा, तस्मान सागर दिखाई देगा, पैसिफिक ओशन दिखाई देगा, यहां पर आएंगे कोरस सी दिखाई देगा, ये है आपका ग्रेट बैरियर रीफ वाला क्षेत्र, ये देखिए गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया दिखाई देगा, ये आपको दिखाई देगा अराफोरा सी, यहां पर दिखाई देगा तिमोर सी, यहां पर दिखाई देगा टोरस स्ट्रेट, और ये सभी चीजें आप देख लीजिएगा यहां पर पपुआ न्यू गिनी आपको दिखाई देंगे। यहां पर आपको इंडोनेशिया वाला क्षेत्र दिखाया गया है। अब उसके बाद जो है कि यहां पर इस मैप को भी थोड़ा सा आप स्टडी कर लीजिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वही सब चीजें हैं, इसलिए हमें इस मैप को थोड़ा सा देखना है। यहाँ पर देखिए आपको यह डिजर्ट आपको फिर से वो डिजर्ट के जो नाम है वो दिखाएंगे, उनको देख लीजिएगा। यहाँ पर यह जो क्षेत्र है यहाँ पर ग्रेट ऑस्ट्रियन बेसिन है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जो आपने सुना होगा ना अपने आप पानी निकलता है, इस प्रकार के कुएं आपको यहाँ पर पाए जाते हैं। ये आपका न्यू साउथ वेल्स वाला क्षेत्र है, यहीं पर देखिए इनका ब्लू माउंटेन है, यहाँ पर आपको कैनबरा वाला क्षेत्र दिखाई देगा। यहां पर जो है कि एक लेक है जिस बहुत फेमस है लेक आयर बेसिन, ये वाला क्षेत्र आप दिखाई देगा। इसी के उत्तर में आपका सिम्पसन डिजर्ट है, ये आपको दिखाई देगा। और यह जो क्षेत्र है यह आपका केप यॉर्क पेनिनसुला है, ये आपसे पूछा जा सकता है, एकदम उत्तर में है तो इसको याद रखिएगा। और यह आपका यहाँ पर जो पैसिफिक ओशन है अराफोरा सी है, इसको जोड़ने के लिए यहाँ पर कोई जल संधि है उसका आप नाम मुझे बता सकते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे कि यह पूरा जो ऑस्ट्रेलिया का जो पूरा विवाद है वो क्या है और यहाँ की जो ज्योग्राफिक है उसके विषय में थोड़ा बेसिक चीजें हमने समझी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।